Hi friends, my name is Afsar Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। ये वीडियो डिवाइड है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में राइटर की बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे और फिर राइटर ने क्या क्या वर्क लिखे उन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज या एनालाइज करेंगे। ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ली है, जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में हेल्प करेगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जॉन कीट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनके लाइफ एंड वर्क्स के कुछ की फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1795। फैक्ट नंबर 2, प्लेस ऑफ बर्थ मोर्टगेट, लंदन, इंग्लैंड। फैक्ट नंबर 3, डेथ 23 फरवरी 1821। फैक्ट नंबर 4, कॉज ऑफ डेथ ट्यूबरक्लोसिस। फैक्ट नंबर 5, जॉन कीट्स की ग्रेव पर जो एपिटैफ लिखा हुआ है वो इन्होंने खुद ही लिखा था जब वो जिंदा थे और वो इस तरह से है, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। फैक्ट नंबर 6, इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स। फैक्ट नंबर 7, और इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। फैक्ट नंबर 8, क्या कभी इन्होंने शादी की? नहीं, इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की। फैक्ट नंबर 9, इनका जो कॉलेज था जहाँ पे इन्होंने स्टडी की उसका नाम है किंग्स कॉलेज लंदन। फैक्ट नंबर 10, और जॉन कीट्स अपनी सेंससनेस पोइट्री की वजह से जाने गए, जिसने फिलोसफी को माइथोलॉजिकल रेफरेंस के थ्रू एक्सप्रेस किया। फैक्ट नंबर 11, इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा टॉपिक चूज़ नहीं किया जो सोशल हो या करंट पॉलिटिक्स पर हो या फिर रिलीजियस हो या फिर इवन डेली लाइफ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। फैक्ट नंबर 12, अब देखते हैं कि जॉन कीट्स पर किन किन राइटर्स का इन्फ्लुएंस है। उनमें से हैं एडमंड स्पेंसर, माइकल ड्राइटन, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन डन। फैक्ट नंबर 13, अब देखते हैं कि जॉन कीट्स ने किन किन राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। उनमें से हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डांटे गैब्रियल रोसेटी, थॉमस हार्डी, W.B. येट्स, एडवर्ड थॉमस। फैक्ट नंबर 14, उन्होंने अपने पिता को तभी खो दिया था जब वो 9 साल के थे और उनके जो फादर थे वो एक अस्तबल में काम करते थे। फैक्ट नंबर 15, जॉन कीट्स की मदर की डेथ तब हो गई थी जब जॉन कीट्स महज 15 ईयर्स के थे। फैक्ट नंबर 16, जॉन कीट्स का इंटरेस्ट इंग्लिश पोएट्री में तभी से था जब वो अपने स्कूल में थे। फैक्ट नंबर 17, गाय हॉस्पिटल में वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। फैक्ट नंबर 18, बाद में वो क्वालिफाइड हो गए मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए, यानी कि एक फिजिशियन बन गए थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट तभी भी पोएट्री में था और उन्होंने पोएट्री के लिए अपने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 19, कहा जाता है कि वो इंस्पायर्ड थे लेहंट एंड बायरन, जो उन्हीं के टाइम के 2 अलग अलग रोमांटिक एज के पोएट थे। फैक्ट नंबर 20, जॉन कीट्स ने ऑल टुगेदर 64 सोनेट्स लिखी हैं और उनमें से जो सबसे फेमस है वो है वन फर्स्ट लुकिंग एट चैपमैन होमर। फैक्ट नंबर 21, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पोएम लिखी थी वो लिखी थी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814। फैक्ट नंबर 22, इन मई 1816 में लेहन ने उनकी मदद की थी एक पोएम पब्लिश कराने में जिसका नाम था ऑन सॉलिट्यूड। फैक्ट नंबर 23, कीट्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएट्री का वो अपेयर हुआ 1817 में। फैक्ट नंबर 24, 1817 में उन्होंने पूरे समर एक पोएम लिखी जिसका नाम था एंडेमियन। इसमें 4000 लाइन है और इन्होंने ये पोएम लिखी थी अपनी पोएटिक पावर को टेस्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 25, 1818, ये ईयर कीट्स की लाइफ का सबसे अहम ईयर माना जाता है क्योंकि इसी ईयर में लाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। इसी साल उनका छोटा भाई ट्यूबरक्लोसिस से मर गया। फैक्ट नंबर 26, इसी साल यानी कि 1818 में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था फैनी ब्राउन। माना जाता है ये उनकी एक नेबर थी। फैक्ट नंबर 27, 1819, ये ईयर कीट्स की लाइफ का एनस मिराबलस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की मोस्ट इम्पोर्टेंट ओड्स जो लिखी थी वो इसी ईयर में लिखी थी। फैक्ट नंबर 28, रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन के पोएट माने जाते हैं जॉन कीट्स क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और सैमुअल कॉलेरिज थे और सेकंड जनरेशन के जो पोएट थे वो जॉन कीट्स, P.B. शेली और लॉर्ड बायरन थे। फैक्ट नंबर 29, उन्हें कोकनी पोएट्स भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 30, हाइपेरियन नाम की एक एपिक उन्होंने लिखी है जो कि इनकम्प्लीट है, उसे पूरा करने से पहले ही जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 31, उनकी जो वर्क्स की मेन थीम है वो है नेचर, ब्यूटी, मेलनकली, जॉय, लव, लाइफ, एस्केपिज्म
और आर्ट, इन सभी टॉपिक्स पर उन्होंने अपनी सोनेट्स लिखी, पोएम्स लिखी और ओड्स लिखी। फैक्ट नंबर 32, जॉन कीट्स बेबी शैली के जो व्यूज थे पॉलिटिक्स पर और सोसाइटी पर, उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। फैक्ट नंबर 33, जॉन कीट्स के जो नोटेबल वर्क्स हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं वो इस तरह से हैं: एंडेमियन, ऑड टू ऑन ग्रेशियन अर्न, ऑड टू द नाइटिंगेल, ला बेले डेम सेंस मर्सी, ऑन ऑटम, लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एस्टिएगनिस एंड अदर पोएम्स। फैक्ट नंबर 34, कीट्स की डेथ रोम में फरवरी 1821 को हुई जब वो महज 26 ईयर के थे। फैक्ट नंबर 35, जॉन कीट्स की डेथ पर उनके गहरे मित्र पीबी शैली ने एक एलिजी लिखी है, उसका नाम है एडोनिस। फैक्ट नंबर 36, जॉन कीट्स की डेथ के ठीक एक साल बाद पीबी शैली की भी डेथ हो गई और पीबी शैली को भी वहीं दफनाया गया जहां पर कीट्स को दफनाया गया था। फैक्ट नंबर 37, जॉन कीट्स ने अपनी 25 इयर्स की जिंदगी में केवल 54 पोएम्स लिखी हैं। फैक्ट नंबर 38, अपनी पूरी जिंदगी में वो ओनली 3 पोएट्री कलेक्शन को पब्लिश करा सके और अपनी पूरी जिंदगी में वो केवल 200 कॉपीज ही अपने वर्क्स की बेच सके। फैक्ट नंबर 39, जॉन कीट्स ने एक ड्रामा भी लिखा है जिसका नाम है ओथो। ये जर्मन किंग ओथो पर बेस है। सो हमने बात की जॉन कीट्स की लाइफ के एंड वर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। जैसे जैसे ये वर्क्स पब्लिश हुए हैं वैसे वैसे हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, जो पब्लिश किया गया था 1816 में। सेकंड आता है एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस, जो पब्लिश किया गया था 1817 में। उसके बाद आता है ऑन द सी 1817 में। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है फैंसी 1818 में। नेक्स्ट वर्क आता है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे केसेस टू बी 1818 में। नेक्स्ट ब्राइट स्टार वुड आई वर्स स्टेड फास्ट एज दाउ आर्ट 1819 में। नेक्स्ट लामिया 1819 में। नेक्स्ट द ईव ऑफ एस्टिएगनिस 1819 में। नेक्स्ट ओड टू द नाइटिंगेल 1819 में। नेक्स्ट ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न 1819 में। नेक्स्ट आता है ओड ऑन इंडोलेंस 1819 में। जॉन कीट्स की नेक्स्ट ओड आती है ओड ऑन मेलनकली। नेक्स्ट ओड टू द साइके। इसके बाद में सबसे लास्ट ओड आती है ओड टू ऑटम 1819 में। इसके बाद में एक अनफिनिश्ड ड्रामा आता है जिसका नाम है द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम 1819 में। और सबसे लास्ट का जो वर्क है जॉन कीट्स का वो है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल 1820 में। यहाँ पर मैंने उन्हीं वर्क्स को मेंशन किया है जो ज़रूरी हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब जॉन कीट्स के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को ब्रीफ में देखते हैं ताकि ये वर्क्स याद रखने में आसान हो। सो सबसे पहले जॉन कीट्स का जो वर्क है वो आता है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। जब जॉन कीट्स 21 ईयर्स का था तब उसके एक फ्रेंड ने जॉन कीट्स को एक बुक दी जो होमर की थी और जिसे ट्रांसलेट किया था चैपमैन ने इंग्लिश में। जॉर्ज चैपमैन एक एलिजाबेथन राइटर था जिसने होमर के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जॉन कीट्स ने इस बुक को पूरी रात पढ़ा और नेक्स्ट मॉर्निंग उनके फ्रेंड को उनके ब्रेकफास्ट टेबल से एक पोएम मिली जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था। ये एक सोनेट है और इसे कंपोज किया गया था 1816 में। और कीट्स ग्रीक नहीं जानता था इसलिए उसने एलिजाबेथन पोएट जॉर्ज चैपमैन की ट्रांसलेशन के थ्रू होमर को पढ़ा जिसका इफेक्ट उस पर काफ़ी ज़्यादा हुआ और इसी वजह से हम देख सकते हैं उसके वर्क्स में उसने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है ग्रीक मैथोलॉजी का। इसकी कुछ स्टार्टिंग लाइंस इस तरह से हैं: मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड एंड मैनी गॉडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन। इसके बाद में जॉन कीट का नेक्स्ट वर्क आता है एंडेमियन। ये एक पोएम है। ये पब्लिश हुई थी 1880 में फ्लीट स्ट्रीट लंदन में और इसके जो पब्लिशर थे वो थे टेलर एंड हैसे। कभी कभी रेयर केसेस में एग्जामिनर पब्लिशर्स भी पूछ लेता है इसलिए जो मोस्ट फेमस पोएम्स है उनके पब्लिशर्स भी हमें एक बार देख लेने चाहिए। जॉन कीट्स ने इस पोएम को डेडिकेट किया है थॉमस चैटरटन को। ये भी एक पोएट थे लेकिन ये मर चुके थे। ये पोएम स्टार्ट होती है एक लाइन से जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये लाइन इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस लाइन है। ये पोएम एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। जॉन कीट्स की ये पोएम बेस है ग्रीक मैथोलॉजी में। ये मैथोलॉजी है एंडेमियन नाम के एक देवता की। इस पोएम में एक सेफर्ड होता है जो प्यार करता है गॉडेस ऑफ मून को जिसका नाम होता है सेलीन।
ये पोएम स्टार्ट होती है स्पीकर के डिस्क्रिप्शन के साथ में, जिसमें वो कह रहा है कि ब्यूटी किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में रोल प्ले करती है। स्पीकर इसको गाइडिंग फोर्स की तरह देखता है। जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसे जब अप्रिशिएट किया जाता है, जब इसकी तारीफ़ की जाती है या फिर इसे सच्चे मन से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये इंसान के शरीर में चली जाती है और उसे हेल्प करती है उसे सच्चा रास्ता दिखाने में। जब एक इंसान पूरी तरीके से ब्यूटी को जान लेता है, तब ये क्वालिटी उस इंसान को कभी नहीं छोड़ती और फिर ये ब्यूटी उस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो हर चीज़ में अच्छी चीज़ें देखता है। ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट था और इसके सेकंड पार्ट में स्पीकर एक लंबी स्टोरी सुनाने का प्लान बनाता है। ये स्टोरी है एंडेमियन की। ये एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी का और जो ओलंपिया पर रूल करता है और इसे प्यार हो जाता है गॉडेस ऑफ मून से, जिसका नाम है सेलिन, जैसे कि हमने अभी पहले बात की थी। इसकी जो फर्स्ट लाइनें हैं वो इस तरह से हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू ए नथिंगनेस। जॉन कीट का अगला वर्क आता है ऑन द सी। ये एक छोटी सी पोएम है। ये पोएम जॉन कीट्स ने तब लिखी थी जब वो एक हॉलीडे पर था, छुट्टियों पर था और वो वाइट आइलैंड पर था 1817 में, और बाद में उसके फ्रेंड जॉन रेनॉल्ड ने इसको लंदन न्यूज़पेपर में सबमिट किया था। ये पोएम एक सोनेट है और इसमें स्पीकर एडवाइस करता है लोगों को कि अगर कोई भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान है तो उसे समुद्र के किनारे जाना चाहिए, थोड़ी देर वहाँ पर शांति से बिताना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर कहता है कि अगर आपका माइंड कितना भी परेशान है, कितना भी दुखी है, ओशन की जो मिस्ट्री है या पावरफुलनेस है वो आपके माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी, बिल्कुल शांत कर देगी, और जिससे कि वाइडर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के रास्ते खुल जाएंगे। इट्स कीप इटर्नल विस्परिंग अराउंड डेजोलेट शोर्स एंड विद इट्स माइटी स्वेल ग्लड्स ट्वाइस 10,000 कार्वेंस। नेक्स्ट वर्क आता है जॉन कीट्स का फैंसी। ये भी एक छोटी सी पोएम है। ये पोएम लिखी गई थी 1818 में। ये पोएम इंस्पायर है गार्डन से, जो गार्डन था वेंटवर्थ प्लेस में, और ये एक एस्केपिस्ट पोएम है। इसका मतलब होता है कि पोएट यहाँ से, इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता है। इसकी फर्स्ट लाइन इस तरह से है, एवर लेट द फैंसी रूम, प्लेजर नेवर इज एट होम। जॉन कीट का नेक्स्ट वर्क आता है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे केसेस टू बी, जो लिखी गई थी 1818 में, और ये एक सोनेट है। ये पोएम जॉन कीट्स के डेथ के 27 ईयर्स बाद पब्लिश हुई थी, मीन्स 1848 में पब्लिश की गई थी। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि यहाँ पर स्पीकर परेशान है, चिंतित है अपनी डेथ को लेकर। वो चाहता है कि उसे मरने से पहले एज ए पोएट हो जाना चाहिए, मतलब एक पोएट बन जाना चाहिए। इसकी पहली कुछ लाइनें इस तरह से हैं, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे केसेस टू बी, बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन माई टीमिंग ब्रेन। जॉन कीट का नेक्स्ट वर्क आता है ब्राइट स्टार वुड आई वॉज स्टेड फास्ट एज दाउ आर्ट। ये पब्लिश हुई थी 1819 में। ये पोएम एक सोनेट है। आप सोनेट के बारे में तो जानते ही होंगे। सोनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि यहाँ पर स्पीकर बनना चाहता है स्टेड फास्ट, कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग लाइक ए ब्राइट स्टार, मतलब कुछ ऐसा बनना चाहता है जो कभी ना बदले। जैसे कि ब्राइट स्टार्स होते हैं रात में जो चमकते हैं, वो अपनी जगह पर ही चमकते हैं, कभी भी इधर से उधर नहीं होते। लेकिन ब्राइट स्टार की कुछ अपनी कमियां भी हैं। वो ये है कि ब्राइट स्टार चमकता तो है एक जगह पर, कभी नहीं हिलता, लेकिन वो ह्यूमन लाइफ से बहुत दूर है। वैसा जॉन कीट्स अपने लिए नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो कांस्टेंट रहे, स्टेडफास्ट रहे, ना बदले, लेकिन वो ह्यूमन लाइफ से भी जुड़ा रहना चाहता है। और स्पीकर चाहता है कि वो अपने लवर के साथ में लॉक हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में ही बना रहे। नेक्स्ट स्पीकर कहता है कि वो क्लियर नहीं है कि क्या ये चीज़ें असल ज़िंदगी में पॉसिबल हैं या नहीं। वो कहता है कि ये सिर्फ फंटेसी है, इमेजिनेशन है, क्योंकि डेथ इंसान की ज़िंदगी में कभी भी आ सकती है और उसके सारे सपनों को ख़त्म कर सकती है, इस तरह के जो सपने होंगे। और जो डेथ है वो हर एक ह्यूमन बींग्स को आनी है। इस पोएम की कुछ स्टार्टिंग की लाइनें इस तरह से हैं, ब्राइट स्टार वुड आई वॉज स्टेडफास्ट एज द वर्ल्ड, नॉट इन लॉन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट। जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है ला बैलड एम सेंस मर्सी। ये एक बैलेड है
और इसको जॉन कीट्स ने पब्लिश किया था 1819 में। इस पोएम का टाइटल फ्रेंच में है जिसका मीन्स होता है एक लेडी विदाउट मर्सी। ये पोएम सेट है मेडिएवल टाइम में, जहाँ पर एक नाइट होता है, वो एक लड़की को देखता है। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, वहाँ पर उससे प्यार हो जाता है और वो लड़की उसके लिए गाना गाती है, उसे गिफ्ट देती है और उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसे वो सुला देती है। और वहाँ पर सपने में वो बहुत ही डरावनी चीज़ें देखता है और वो जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान वैली में पाता है जहाँ पर कोई नहीं होता और अब वो नाइट वहाँ पर भटक रहा है। जॉन कीट्स ने ये पोएम तब लिखी थी जब उसके भाई टॉम की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। उसके 1 मंथ बाद ये पोएम उसने लिखी। इसकी फर्स्ट लाइनें कुछ इस तरह से हैं। ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पीली लोटरिंग द सेज हैज वीदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। जॉन कीट का नेक्स्ट वर्क आता है लामिया, जो पब्लिश हुआ था 1819 में। ये एक नैरेटिव पोएम है। यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट में समरी की बात करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंशियंट टाइम में। एक जंगल है, वहां से उस जंगल में गॉड का एक मैसेंजर है जिसका नाम है हेरमेस और वो एक ऐसी देवी को तलाश कर रहा है जो देवी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। और इस तलाश में वो एक स्नेक से मिलता है जो ह्यूमन की वॉइस में बात करता है। इस सरपेंट का नाम है लामिया और ये सरपेंट लामिया उस गॉड ऑफ मैसेंजर हेरमेस को बताती है कि उसने उस निम्फ को ऐसी पावर दी है जिससे कि वो इनविजिबल हो जाए, क्योंकि कुछ बुरे लोग सेटरस एंड फाउंस नाम के जो मिथिकल हाफ मैन एंड हाफ बीस्ट है वो उस देवी को चाहते हैं अपने लिए। लामिया मैसेंजर से डीलिंग करती है कि अगर वो मैसेंजर लामिया को एक वुमेन में चेंज कर देगा तो वो उस देवी का पता उसे बता देगी। हेरमेस ये बात मान जाता है और उस सरपेंट को लामिया को एक वुमेन में चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है उस देवी की तलाश में। लामिया एक मैजिकल क्रिएचर है जिसके पास में कई सारी मैजिकल पावर हैं और जब वो अपने सरपेंट फॉर्म में थी तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती थी। मीन्स वो टेलीपैथी के थ्रू कहीं भी जा सकती थी माइंड में, मतलब वो देख सकती थी चीज़ें क्या हो रहा है उसके आसपास। और एक बार जब वो अपने माइंड में ट्रैवल कर रही थी तो उसे एक यंग मैन मिलता है जिसे उससे प्यार हो जाता है और उस यंग मैन का नाम होता है लाइसियस। ये यंग मैन कोरिंथ का है। कोरिंथ एक शहर का नाम है। अब जबकि लामिया एक वोमेन में चेंज हो गई है, खूबसूरत वोमेन बन गई है, तो अपनी मैजिकल पावर से वो कोरिंथ चली जाती है और वहाँ पर उस लड़के को तलाश करती है और लाइसियस उसे मिल जाता है जब वो अपने घर जा रहा होता है। लाइसियस जब लामिया को देखता है तो उसकी खूबसूरती की वजह से उसे देखते ही उससे प्रेम हो जाता है। इसके बाद में लेसियस और लामिया एक जगह चले जाते हैं। वहाँ पर मैजिकल पावर से लामिया एक घर बनाती है। घर असली में असली नहीं होता बल्कि इल्यूजन होता है और वो कहती है हम यहाँ पर दोनों रहेंगे। पोएम का पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। लामिया एंड ल्यूसियस टुगेदर दोनों अच्छे से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिताते हैं। लेकिन एक दिन लेसियस को अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद आती है और वो बाहरी ज़िंदगी से मिलना चाहता है। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो अपने घर पे एक पार्टी देगा, सभी गेस्ट को इनवाइट करेगा, सभी लोगों को इनवाइट करेगा जिससे कि वो अपनी ब्यूटीफुल ब्राइड को उन्हें दिखा सके, शो ऑफ कर सके। लेकिन लामिया जानती है कि इसमें कितना खतरा हो सकता है। लामिया रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता, वो फोर्स करता है लामिया को। बाद में लामिया मान जाती है और कहती है कि ठीक है वो सबको बुला सकता है लेकिन अपोलोनियस नाम के एक आदमी को उसे नहीं बुलाना है। और पार्टी का दिन आता है। लामिया सब कुछ अरेंज कर देती है अपने मैजिक से, वो सर्वेंट अरेंज कर देती है और हाउस को पूरी तरीके से डेकोरेट कर देती है। गेस्ट आना स्टार्ट होते हैं और उन गेस्ट के साथ में अपोलोनियस नाम का वो आदमी भी आ जाता है जिसे लामिया ने मना किया था आने के लिए। लाइसियस उसे नहीं बुलाता लेकिन वो बिन बुलाए आ जाता है। पार्टी चल रही होती है और अपोलोनियस जब लामिया को देखता है तो लामिया की असलियत अपोलोनियस के सामने आ जाती है। ये देखकर लामिया घबरा जाती है और अपोलोनियस लामिया की असलियत सबके सामने रख देता है। वो कहता है कि ये कोई ब्यूटीफुल वुमेन नहीं है, ये एक सरपेंट है। ये सुनकर लूसियस बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है और लामिया भी वहाँ से वैनिश हो जाती है। इस पोएम की फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह से है। Upon a time before the fairy broods drove nymph and satyr from the prosperous woods, before King Oberon's bright diadem, sceptre and mantle collapsed with dewy gem,
जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है द ईव ऑफ एस्टी एग्निस। एस्टी मीन्स सेंट एग्निस। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1819 में। इसमें 42 स्पेंसरियन स्टैंजास हैं। आई होप आप स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में जानते होंगे। इस स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं, जिसमें 8 लाइन इयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो लास्ट की 9th लाइन होती है वो इयाम्बिक हेक्सामीटर में होती है। एस्टी एग्निस 4th सेंचुरी में रोम में थे, जो क्रिश्चियनिटी के लिए शहीद हो गए ऐसा माना जाता है, और इन्हीं के शहीद दिवस को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है जिसे कहते हैं ईव ऑफ एस्टी एग्निस। कीट्स की ये पोएम बेस है एक बिलीफ पर, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई लड़की अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखना चाहती है तो उसे कुछ खास तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करना होगा। और ये बिलीव ये है कि अगर कोई लड़की शाम के टाइम में बिना कुछ खाए, बिना कोई कपड़े पहने अपने बेड पर चली जाए और वहाँ पर वो अपने हाथों को तकियों के नीचे रख के सिर्फ स्काई की तरफ देखे, पीछे ना देखे, तो ड्रीम में उसका हस्बैंड उसके साथ आएगा और उसको किस करेगा और उसके साथ में डिनर करेगा। ये पोएम द ईव ऑफ एस्टी एग्निस कीट्स की एक टेल है जिसमें पैशन है, लेजेंड्स हैं, डेंजर्स हैं और ड्रीम्स के बारे में लिखी गई है। अगर हम इस पोएम की समरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 करैक्टर हैं। एक तो मेडेलिन का जो एक खूबसूरत लड़की है और दूसरा है प्रोफेरियो का जो एक लड़का है। प्रोफेरियो और मेडेलिन की फैमिली की आपस में दुश्मनी है। प्रोफेरियो मेडेलिन को पसंद करता है और एक रात आती है ईव ऑफ एस्टी एग्निस की, जिसमें मेडेलिन अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने वाली है, वो रिचुअल्स करने वाली है जो हमने अभी बात की थी। प्रोफेरियो चाहता है कि वो मेडेलिन का जो रिचुअल्स है उसे रियलिटी में चेंज कर दे, इसलिए वो उसकी फैमिली में चुपचाप रात के टाइम में घुस जाता है और वो जब परफॉर्म कर रही होती है ये रिचुअल तब उसके सामने आ जाता है। इस पोएम में जॉन कीट्स दिखाता है पावर ऑफ सेक्सुअल पैशन एंड डेंजरस फैंटेसी। इस पोएम्स की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। एस्टी एग्निस ईव, ah, bitter chill it was. The owl for all his feathers was a cold. The hare limped, trembling through a frozen grass, and silent was the flock in woolly fold. जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है एक और जिसका नाम है ओड टू द नाइटिंगेल। ये पोएम लिखी गई 1819 में और ये इंस्पायर है एक बर्ड के सॉन्ग से, जिसे सुनकर जॉन कीट्स इस ओड को कंपोज करता है। इस पोएम के 3rd स्टैंजा में जॉन कीट्स ने अपने ब्रदर टॉम की डेथ का रेफरेंस दिया है। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइनें इस तरह से हैं। माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउसी नंबर्स पेन, माई सेंसेस ए थ्रो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। एक बुक है मेटामॉर्फोसिस, उसमें इस नाइटिंगेल की जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन किया है जो इस तरह से है। कहा जाता है कि फिलोमेला नाम की एक लड़की थी जिसकी सिस्टर के पति ने उसका बलात्कार कर दिया था, जिसका नाम टेरियस था। टेरियस ने जिसका रेप किया उसकी जबान को काट दिया जिससे कि वो सच्चाई को किसी और को ना बता सके। लेकिन फिलोमेला ने अपनी बहन को किसी न किसी तरीके से ये बात बता दी। अब ये सच्चाई दोनों बहनें जानती हैं, अब वो बदला लेना चाहती हैं, लेकिन टेरियस जो है वो उन्हें मारना चाहता है। इसीलिए भगवान ने उन दोनों बहनों को बचा लिया और उन्हें नाइटिंगेल में चेंज कर दिया। ये इस ओड का बैकग्राउंड था। अब इस ओड की समरी के बारे में बात करते हैं। एक दिन स्पीकर डार्क फॉरेस्ट में खड़ा है जहाँ पर वो नाइटिंगेल नाम की एक चिड़िया का सॉन्ग सुनता है। वो उसे बहुत खूबसूरत लगता है। नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर स्पीकर के मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, उसके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं। वहाँ पर वो डेथ के बारे में सोचता है, ब्यूटी के बारे में, नेचर के बारे में और ह्यूमन सफरिंग के बारे में सोचता है। और वो अपनी सफरिंग से इस दुनिया से कहीं जाना चाहता है। वो उस नाइटिंगेल की बर्ड के साथ में जाना चाहता है जहाँ पर वो बहुत ही खुशहाल रहेगा जैसे वो बर्ड खुश है। जब स्पीकर वो सॉन्ग सुनता है तब वो बड़ा ही खुश होता है। स्पीकर को बिलीव है कि उसकी पोएट्री उसको नाइटिंगेल के और करीब लाएगी, क्योंकि नाइटिंगेल का सॉन्ग और उसकी पोएट्री नेचर में एक जैसी ही है। लेकिन ओड के एंड में स्पीकर अपने आप को अकेला पाता है। एंड में नाइटिंगेल वहाँ से चली जाती है और स्पीकर को बिलीव नहीं होता कि या तो ये एक विज़न था या फिर उसका वॉकिंग ड्रीम था। जॉन कीट की ये ओड काफ़ी फेमस ओड है। जॉन कीट्स की नेक्स्ट फेमस ओड आती है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये ओड लिखी गई थी 1819 में। बेंजामिन हेडन नाम के एक इंग्लिश राइटर और आर्टिस्ट थे जिनके आर्टिकल ने जॉन कीट्स को इंस्पायर किया ये पोएम लिखने के लिए।
ये और डिवाइडेड है 5 स्टैंजाज में, जिसमें 10 लाइन्स हैं। ये पोएम फोकस करती है एक अर्न पर जिसमें पेंटिंग्स हैं, और ये 2 पेंटिंग्स हैं और इनमें 2 सीन हैं। पहले सीन में एक लवर है जो अपनी प्रेमिका को परस्यू कर रहा है, अनंत काल तक वो ऐसे ही करता रहेगा क्योंकि एक पेंटिंग है। और दूसरा सीन है जिसमें कुछ गांव वाले सेक्रीफाइस की तैयारी कर रहे हैं। इस पोएम की लास्ट लाइन इस तरह से है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इस ओड में एक ऐसा स्पीकर है जो अनडिफाइन है, यानी कि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो एक ग्रेशियन अर्न पर देखता है, उसमें कुछ पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग एंशियंट ग्रीक की कुछ रस्टिंग एंड रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सीन स्पीकर को इंस्पायर करती हैं और स्पीकर कहता है कि ऐसा लगता है कि इन सीन्स में एक लाइफ को कैप्चर कर दिया है जो लाइफ टाइम में फ्रोजन हो गई है, यानी कि जम गई है। इस ओड में हमें स्पीकर के कई मोड्स देखने को मिलते हैं। इसमें स्पीकर जितने आंसर उस सीन्स में ढूंढता है उससे ज़्यादा वो क्वेश्चंस करता है, और इस ओड की एंडिंग रीडर्स पर अपने आप इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दी गई है। ये सीन ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा बता रहे हो कि जो ट्रूथ होता है वही ब्यूटी होती है, और जो ब्यूटी होती है वही ट्रूथ होता है। कहा जाता है कि किड्स के टाइम में ये ओड उतनी फेमस नहीं थी, उतनी वैल्यूएबल नहीं थी, लेकिन बाद में इंग्लिश लिटरेचर की ये सबसे इम्पोर्टेंट ओड बनी, सबसे बेहतर पोएम्स बनी। जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है ओड ऑन इंडोलेंस। इंडोलेंस आसान शब्दों में लेजीनेस को कह सकते हैं, आलस्य को कह सकते हैं, या फिर ऐसे स्टेट को कह सकते हैं जिसमें कोई कुछ नहीं करता। ये ओड 1848 तक पब्लिश नहीं हुई थी। ये ओड दिखाती है कि किस तरह स्पीकर अपनी मॉर्निंग लेजीनेस और कुछ ना करने में स्पेंड करता है। इस ओड में 10 लाइन्स के स्टैंजाज हैं। इसमें स्पीकर 3 करेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है, जिसमें है लव, एम्बिशन एंड पोइजी, जो स्पीकर के विजन में अपेयर होती हैं। पोइजी मीन्स पोइट्री। ओड के स्टार्टिंग में वो पाता है कि ये 2 जो पहले फिगर हैं मीन्स एम्बिशंस और लव, ये कुछ कुछ कंट्रोलेबल हैं, यानी कि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर तीसरे पर्सोना की बात करें, तीसरे फिगर की बात करें, जो पोइजी है वो उसके स्टेट ऑफ कंट्रोल से बाहर है। और ओड के एंड तक वो समझ जाता है कि उसे क्या चीज़ अच्छी लगती है। वो कहता है कि मुझे अपनी लेजीनेस में रहने दो और तुम तीनों फिगर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो अब दूसरा ड्रीम देखना चाहता है। जॉन कीट्स की ये ओड फोकस करती है कि किस तरह से एक आइडल स्टेट और कुछ ना करना भी बेहतर हो सकता है कभी कभी, और पोएट को ये मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल कुछ ना करने में ही स्पेंड करनी है। इसकी कुछ स्टार्टिंग्स की लाइनें इस तरह से हैं, वन मोर बिफोर मी वर 3 फिगर सीन विद बाउड नेक्स एंड जॉइंड हैंड साइड फेस्ड and one behind the other stepped serene in placid sandals and in white robes graced। जॉन कीट्स की नेक्स्ट पोएम आती है, नेक्स्ट ओड आती है ओड ऑन मेलनकली, जो लिखी गई थी 1819 में। जॉन कीट्स की इस ओड में 3 स्टैंजास हैं, और ये ओड एक ऐसे सब्जेक्ट को फोकस करती है जिसमें वो बताता है कि हमें किस तरह से अपनी सैडनेस, अपने दुखों को डील करना है, उनके प्रति कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। इसमें वो बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर हम सैड हैं। तो वो कहता है कि उसे लीथे नहीं जाना चाहिए। लीथे ग्रीक माइथोलॉजी में एक रिवर है। ये ऐसी रिवर है जो सब कुछ भुला देती है। अगर कोई उसमें जाता है तो वो सब कुछ, अपने दुख दर्द को भूल जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर कोई दुखी है तो उसे सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे अपनी डेथ के बारे में सोचना चाहिए, और ना ही उसे सोच सोच कर परेशान या अपने आप को मिजरेबल कर देना चाहिए। स्पीकर आगे कहता है कि एक इंसान जो परेशान है उसे वो सब कुछ करना चाहिए जिससे कि उसे उसकी सफरिंग याद रहे, वो अलर्ट रहे अपनी दुख से, अपने सैडनेस से, जिससे कि वो अपनी सफरिंग की डेप्थ में जा सके। आगे स्पीकर कहता है कि एक दुखी इंसान को अपने दुखों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो कहता है क्योंकि जो कुछ अच्छा है, जो कुछ खुशहाल है, वो एक दिन ख़त्म होने वाला है। स्पीकर नेक्स्ट कहता है कि हर तरह की जो ब्यूटी होती है, हर तरह की हैप्पीनेस होती है, वो सफरिंग और सैडनेस की ही देन होती है। अगर ये चीज़ ना हो तो ब्यूटी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। इस ओड की कुछ फर्स्ट लाइनें इस तरह से हैं, नो नो गो नॉट टू लीथे नेदर ट्विस्ट walls band tight, rooted for its poisonous wine, nor suffer thy pale forehead to be kissed by
नाइटशेड, रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन। जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है टू ऑटम। ये लिखी गई थी 1819 में। ये एक ओड है। जॉन कीट्स को अपनी लाइफ में कुछ पैसा भी कमाना था। उसके पास में फाइनेंशियली वो परेशान था क्योंकि उसकी जो पोएम्स थी उसके लिए इतना कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब टू ऑटम पब्लिश हो गई तो कीट्स जो है रोम में उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से। इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं और 3 स्टैंजाज जो हैं वो 11 लाइंस के हैं। ये और डिस्क्राइब करती है प्रोग्रेस को कि किस तरह से प्रोग्रेस जो है सीज़न बाय सीज़न आती है, कि किस तरह विंटर के आने से पहले जो फसलें होती हैं वो पक जाती हैं, लोग उन्हें काटते हैं, फल जो हैं सारे आ जाते हैं और विंटर से पहले वो ख़त्म भी हो जाते हैं। स्पीकर ऑटम को प्रेजिस करता है और वो कहता है कि ये जो है ट्रांजिशन स्टेट है। जॉन कीट्स ने इस ओड में ब्यूटी ऑफ नेचर को दिखाया है कि किस तरह से जो सीज़न है ऑटम का वो कितना इम्पोर्टेंट है फसलों के लिए और सभी चीज़ों के लिए। और इसके बाद में विंटर आती है, जैसे लाइफ के बाद में डेथ आती है। इसकी कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेल ऑफ fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched even run। जॉन कीट्स का नेक्स्ट वर्क आता है द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम। ये एक एपिक पोएम है जिसे जॉन कीट्स अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाए। ये पोएम कम्प्लीटली ग्रीक गॉड्स के बारे में है। ये दिखाती है कि किस तरह से जो टाइटन्स हैं वो ओलंपियंस हारने के बाद में वो कितने दुखी हैं। जॉन कीट्स की ये पोएम द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम एक एलेगरी है जो कि स्पीकर की एक स्पिरिचुअल ट्रूथ की जर्नी को दिखाती है, जो जर्नी उसकी ड्रीम में होती है। पोएम का जो टाइटल है वो ड्राइव किया गया है डाउनफॉल ऑफ द टाइटन, जो कि गॉड है सन का और जिसे कहा गया जाता है हाइपेरियन। अपने फर्स्ट विजन में ये पोएम दिखाती है कि किस तरह से टाइटन सन गॉड हाइपेरियन वो ओलंपियन गॉड अपोलो से हार गया है। अपोलो जो है वो भी एक गॉड है जो गॉड है म्यूजिक और पोएट्री का, और हाइपेरियन जो है वो सन ऑफ गॉड है यानी कि सूर्य का देवता है। और हाइपेरियन जो है वो अपनी खोई हुई स्टेट को पाने की उम्मीद करता है और इसी चीज़ को ये पोएम दिखाती है। जॉन कीट्स के सबसे लास्ट वर्क की बात करते हैं जो है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, जो लिखा गया 1820 में। ये 1820 में पब्लिश हुआ था लेकिन लिखा गया था 1818 में। ये एक नैरेटिव पोएम है। जॉन कीट्स ने इस पोएम की स्टोरी को अडॉप्ट किया है बकैक्सियो के डेकामोरेन नाम की एक बुक से, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे कि स्टोरीज कैंटरबरी टेल्स में हैं। इस पोएम की स्टोरी एक ऐसी वुमेन की है जिसकी फैमिली उसकी शादी एक नोबल फैमिली में कराना चाहते हैं, लेकिन उस वुमेन को लोरेंजो नाम के एक आदमी से प्रेम है। लोरेंजो उसके भाई का नौकर है। जब ये बात भाई को पता चलती है तो उसकी फैमिली मिलकर लोरेंजो का मर्डर कर देती है और उसे उसकी बॉडी को दफना देती है। इस वुमेन का नाम है इजाबेला, यानी कि यंग वुमेन जो है इसका नाम है इजाबेला। और इजाबेला के पास में लोरेंजो का घोस्ट आता है और वो बताता है कि किस तरह से उसकी फैमिली ने उसका मर्डर कर दिया। इजाबेला को जब ये पता चलता है तो वो लोरेंजो की बॉडी को वहाँ से निकाल कर जहाँ से उसको दफनाया था वो उसके हेड को एक पॉट में दबा देती है, क्योंकि इजाबेला को यकीन है कि इस पॉट के थ्रू वो दोबारा से उग जाएगा और लोरेंजो फिर से उसके सामने आ जाएगा। ये पोएम प्री रेफेलाइट्स पेंटर्स के बीच में काफ़ी फेमस थी, जिन्होंने इस पोएम के कई एपिसोड्स को पेंट किया है। इस पोएम की कुछ लास्ट लाइन इस तरह से हैं, फेयर इजाबेल, पुअर सिंपल इजाबेल, लोरेंजो ए यंग पैल्मर इन लव्स आई, they could not in the self same mansion dwell, without same stir of heart some melody। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में, कुछ खास फैक्ट्स के बारे में, और उसने कौन कौन से पोएम लिखी उस बारे में, और कुछ पोएम्स को ब्रीफ में डिस्कस किया, कुछ को थोड़ा डिटेल में। इस वीडियो में मैंने एग्ज़ाम एंगल से फैक्ट्स को टारगेट किया है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा इसको अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।